जैसा कि आप लोग को पता है कि भारत जो है वो प्राचीन महान सभ्यताओं वाला देश है। और सबसे पहले अगर देखा जाए नदी घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो भारत के ही सिंधु नदी के किनारे हुआ है, जैसा कि इतिहास में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में भी जानी जाती है, उसका जो उद्गम क्षेत्र रहा वो भारत ही रहा। और भारत का नाम कई ग्रंथ में अलग अलग कारणों से नाम भारत पड़ा है। तो जैसे वायु पुराण है उसके अनुसार जो है दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र थे भरत नाम, जिन्होंने कि बचपन में ही जो है शेर के दांत गिन लिए थे शेर के बच्चे का, तो उसके उनकी वीरता के नाम पे जो है भरत नाम से भारत हुआ। फिर वैदिक सभ्यता में माना जाता है कि भरत नाम के एक जन हुआ करते थे। ठीक है, तो जन उस समय का एक प्रकार का गांव कहिए। ठीक है, तो एक जन के मुखिया हुआ करते थे भरत, उसी के नाम पे भारत पड़ा। जो हिंदुस्तान पड़ा है भारत का नाम वो मध्यकालीन इतिहास में, चूँकि सिंधु क्षेत्र में जो लोग बसते थे उसको सैंधव प्रदेश या सिंधु प्रदेश कहा जाता था। चूँकि अरबवासी जो है स्व को ह लिखते थे तो वो सिंधु से हिंदू हो गया और हिंदू से मध्यकाल में आपका हिंदुस्तान हुआ। आर्यावर्त आर्यों की भूमि रही। प्राचीन समय में जो मध्य एशिया से आर्य लोग आए इस क्षेत्र में बसे, जिस कारण से भारत का नाम आर्यावर्त भी रहा। यूनानी शब्द इंडो से इंडिया भी पड़ा। तो कहने का जो है भारत का नाम कई हैं, जो आप आर्यावर्त जानते हैं, आप हिंदुस्तान जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कई कारणों से भारत का नाम पड़ा है। तो भारत जो मेन रूप से है तो वही जानिए कि भरत जो जन है उसी के नाम पे जो है भारत का नाम पड़ा। और भारत प्राचीन महान सभ्यताओं वाला देश रहा है। सबसे अगर प्राचीन सभ्यता किसी देश में फली फूली तो वो भारत ही था। और इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है जो प्राचीन समय में वो अद्भुत है, जैसा कि पूरे विश्व के मानचित्र पे कहीं देखने को नहीं मिलता है। जितना प्राचीन सभ्यता का जो विकास और विकसित रूप भारत का जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें देखने को मिलता है। अगर भारत को मैप में खोजिएगा तो वो पूरे विश्व के मैप में आपको जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे भारत कहाँ दिख रहा है। सबसे पहले वो देखिए, भारत जो दिख रहा है आपका वो किधर दिख रहा है। तो भारत यहाँ पर है, यानी अगर ये पूरा मैप है वर्ल्ड मैप तो ये उत्तर वाला पार्ट हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। पूरे ग्लोब के मानचित्र पर देखेंगे तो भारत पूरब में पड़ता है। ठीक है, लेकिन एशिया में अगर देखेंगे, चूंकि ये वाला पोर्शन एशिया है, तो एशिया के दक्षिण में आपको क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। इधर हिंद महासागर है और एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है। एक देश भारत ही है, हिंदुस्तान ही है, जिसके नाम जो महासागर का भी नाम है। ठीक है, तो अपने आप में भारत का गौरवमयी इतिहास का बखान करता है। तो इसकी जो अवस्थिति आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको जो है हिंद महासागर है, इधर आपका अरब सागर है। तो अरब सागर के कह सकते हैं कि आप जो है पूरब साइड में है। फिर आपका हिंद महासागर के जो है उत्तर साइड में है और हिमालय के दक्षिण साइड में भारत की अवस्थिति है। तो भारत जो है पूरे विश्व के मानचित्र पे अगर देखा जाए तो पूरब में पड़ता है और एशिया में दक्षिण में पड़ता है। अगर गोलार्ध की बात करें तो भारत की अवस्थिति आपको उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस अगर छोटे मोटे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ये वर्ल्ड मैप खुला ही ज्योग्राफी पढ़ाई रहे, थोड़ा सा बता दे आपको। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका, उसके बाद ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और ये आपका जो है एशिया, और साथ साथ इधर का जो पोर्शन है ये यूरोप पड़ता है। ये रूस वाला पोर्शन है, यूरेशिया का पोर्शन है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है। और ये पूरा एशिया, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ये सब सारे मानचित्र में आपको क्या है कि महाद्वीप को के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कौन सा महाद्वीप किस साइड में पड़ता है। आगे ऐसे हम लोग ये सब विश्व भूगोल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल चूंकि हम लोग केवल भारत पे फोकस करेंगे और बीपीएससी में मैक्सिमम क्वेश्चन भारत से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके पेपर 1 में। ठीक है, तो उसको लेकर के ये क्लास है और जिनका ऑप्शनल होगा ज्योग्राफी तो वहां पर भी ये काम आएगा आपको। ठीक है,
तो अवस्थिति हिमालय, वही चीज जो है भाषा में, अभी जो हमने समझा है 2 मिनट में, वही चीज यहाँ भाषा में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत विश्व की प्राचीनतम एवं महान सभ्यताओं वाला देश है और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की या वैश्विक स्तर की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है। प्राचीन समय में जितनी भी सभ्यताएं फली फूली वो नदियों के किनारे ही फली फूली। इसके भी कई रीजन रहे थे जो कि हमने इतिहास में आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद इसकी सांस्कृतिक विभिन्नता अद्भुत है। दक्षिण एशिया में, चूंकि अभी हमने बताया भारत की अवस्थिति एशिया में किधर है, दक्षिण में, इसलिए हम लोग बोलेंगे दक्षिण एशिया में इसकी स्थिति जो है वो हिमालय के किस साइड में है, तो हिमालय के दक्षिण साइड में। हिमालय के किधर है, क्योंकि हिमालय इस साइड में है तो हिमालय के दक्षिण में हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ भाषा दिया हुआ है कि हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिण और हिंद महासागर जो नीचे में है उसके किधर हो जाएगा, उत्तर में। ठीक है, इसकी स्थिति हिंद महासागर के उत्तर में है और एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति, एशिया महाद्वीप में पूरब तथा पश्चिम एशिया के मध्य, पूरब और पश्चिम एशिया के मध्य में ही भारत की अवस्थिति है एशिया महाद्वीप में। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी किनारे पर क्रमशः, अगर पूर्वी किनारे की बात करें तो पूर्वी किनारे पे आपका बांग्लादेश आ जाएगा और पश्चिमी किनारे पे आपका कौन सा देश आ जाएगा, तो बंगाल की अरब सागर आ जाएगा। इधर आपका अगर सागर खाड़ी की बात करें तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पूरब में आ जाएगा और पश्चिम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो अरब सागर आ जाएगा। यहाँ पे अरब सागर आएगा और इस साइड जो है आपका पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो दक्षिण साइड में है वो आपका हिंद महासागर आ जाएगा और उत्तर में आपका हिमालय की चोटी आ जाएगी। तो ये भारत की चौहद्दी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और यहीं से क्वेश्चन भी, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके 9th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप मैप के सहारे से अच्छे से समझ लीजिए, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये भारत का पूरा मैप है और भारत का जो भी राज्य है वो कहाँ पे कौन सा राज्य है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैप में थोड़ा उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं लिख के आपको समझा दूं। ये ऊपर वाला जो है ये लद्दाख है। ये कौन सा, तो लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद ये आपका जो है जम्मू कश्मीर है। ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, एक बार आप लोग जो है जब नोट्स दिया हूं तो उसको आप मैप के माध्यम से सभी राज्यों को एक बार खुद से बना करके इंडिकेट कर लीजिएगा। इससे आपको आइडिया रहेगा कौन सा राज्य कहां पर है। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब ही है कि मैप के सहारे आप पढ़िए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में भी आएगा और फिर एग्जाम में आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पे जो राज्य है वो उत्तराखंड है। कौन सा है, उत्तराखंड है। तो कई बार पूछ देगा कि उत्तराखंड का पड़ोसी जो उत्तराखंड है किस पड़ोसी देश का मतलब के निकट है, तो नेपाल जो है उसका पड़ोसी है। इधर आपका चीन है। ठीक है, तो चीन और जो है नेपाल दोनों उत्तराखंड का जो है पड़ोसी देश में आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद ये आपका नेपाल है जो अभी हमने कलर किया। ये आपका जो है उत्तर प्रदेश है। ये आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यूपी है। यूपी के बगल में ये वाला जो राज्य है ये आपका बिहार है। ठीक है, बिहार के मैप में भी, बिहार का भूगोल में हमने अच्छे से आपको समझा रखा है। उसके नीचे आपका इधर झारखंड है। इधर आपका जो है वेस्ट बंगाल यहाँ पे है। ठीक है, ये कौन सा आपका राज्य है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ये आपका उड़ीसा है। ये आपका कौन सा राज्य है, उड़ीसा, जो समुद्र तटीय है। ठीक है, उसके बाद इधर जितने भी राज्य हैं ये सारे जो है पूर्वी घाट में आते हैं जो समुद्र तटीय है। उसके बाद ये आपका कौन सा है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके ऊपर में यहाँ पे तेलंगाना है। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों साथ ही था, 2014 में अलग हुआ है। ठीक है, उसके नीचे सबसे नीचे जो आपका दक्षिणतम बिंदु पे जो राज्य है वो तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। ठीक है, ये सब आप लोग को पता ही रहता है जनरली। ये आपका केरल है, केरल पश्चिमी घाट के तरफ से कौन सा है, केरल है। उसके ऊपर आपका कर्नाटक है। ये कौन सा है, कर्नाटक है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। उसके ऊपर जाइएगा, ये वाला जो शेर के तरह आपका दिख रहा है मुख के तरह, ये गुजरात है, गुजरात है। और उसके ऊपर जो जाइएगा ये आपका राजस्थान है। थार मरुस्थल यहीं है, सूखा हुआ शुष्क जगह, यहाँ वर्षा कम होती है, राजस्थान। ठीक है, ये आपका ऊपर में कौन सा है, पंजाब है। ये कौन सा है, पंजाब है। ठीक है, पंजाब के नीचे हरियाणा है। ये कौन सा है, हरियाणा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं
अवस्थित हैं, इसको एक बार आप लोग भी खुद से फिगर देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये आपका जो छोटा सा देश दिख रहा है ये भूटान है, ठीक है, भूटान है। और ये वाला जो 7 जो सिस्टर्स राज्य हैं इसको जरूर आप याद रखिएगा, ये किसके बगल में कौन सा है, ये आपको बराबर एग्जाम में पूछ करके कंफ्यूज करा देगा। तो इसका एक ही ट्रिक है, याद रखिए, आना मम्मी। आना मम्मी एक ट्रिक है, आना मम्मी। तो आ से अरुणाचल प्रदेश, ये जो ग्रीन वाला है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ना फॉर नागालैंड, आना नहीं, मम्मी को बुलाइएगा तो कहिएगा ना आना मम्मी, ठीक है। तो आ अरुणाचल प्रदेश, तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे बड़ा क्षेत्र लेके अरुणाचल प्रदेश है इधर पूर्वी राज्य में, और सबसे पूर्वी बिंदु जो किबुथी है वो अरुणाचल प्रदेश में ही है। उसके बाद है नीचे में, उसके बाद है नागालैंड, आ ना फॉर नागालैंड, म फॉर जो है मिजोरम, ठीक है, म्यांमार, सॉरी मणिपुर। उसके बाद आपका जो है मिजोरम, आ ना म मी, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, त्रिपुरा के बाद इधर मेघालय है, और ये बीच में क्या है, असम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 7 जो सिस्टर्स हैं इनको आप लोग फिर से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। एक तो याद है कि आना मम्मी, उसके बाद इधर आपका जो है त्रिपुरा है, ठीक है, और उसके ऊपर मेघालय है। तो ये जो 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं इसको आप ढंग से मैप बनाइएगा, किसके बगल में कौन सा है। और इधर आपका म्यांमार आ जाता है, ये पूरा जो इस साइड जो आप पढ़ रहा है विश्व मैप पे देखेंगे तो ये म्यांमार हो गया, जिसको बर्मा बोलते हैं। ये यहाँ पे आपका भूटान है, ये जो है आपका ये पूरा क्या है, म्यांमार है। यहाँ से ये पूरा जो आपका पूर्वी छोर है ये पूरा म्यांमार का है। ये बीच में यहाँ पे जो है ये आपका जो है बांग्लादेश है बीच में, ठीक है। इधर आपका पाकिस्तान है, ये आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, तो ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और भारत का जो सीमा है वो कई राज्य से होकर के गुजरते, जैसे उसको ट्रिक से याद रखिएगा, पंगू राज। ट्रिक क्या है, पंगू राज, ठीक है। कॉपी कलम भी रखिए जिससे कि मेन पॉइंट्स बताएं तो थोड़ा सा याद रखिएगा। पंगू राज, प फॉर पंजाब, गु फॉर गुजरात, रा फॉर राजस्थान, ज फॉर जम्मू कश्मीर। तो ये जितने भी पंगू राज हैं वो पाकिस्तान के बगल में हैं, ठीक है, पाकिस्तान के स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। पंगू राज, पंग फॉर जो हो गया फॉर पंजाब, गु फॉर गुजरात, रा फॉर राजस्थान, ज फॉर जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अभी टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसमें 2800 राज्य के बारे में जो है आपको थोड़ा बहुत मैप में पता होना चाहिए। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये बीच वाला मध्य प्रदेश है। कई बार पूछेगा कितने राज्यों से देशांतर रेखा होकर गुजरती है, कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, दोनों कर्क रेखा और देशांतर रेखा कहाँ पे जाके मिलती है, किस राज्य में मिलती है। तो ये सब प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब आप अच्छे से उसको नहीं पढ़े रहते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछेगा कि त्रिपुरा जो है किन देश से घिरा हुआ है, जैसे बांग्लादेश, या पूछेगा इनमें से कौन सा जो राज्य है जो चारों ओर से, 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये सब मैप के सहारे जब आप देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और याद रहता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आना मम्मी। आना मम्मी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ये सारे बीच में ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, ये आपका असम हो गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सारे राज्य के बारे में हमने थोरोली एक बार आपको बता दिया, कौन से राज्य कहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर दिमाग में रखिएगा। बाकी ये जो नोट्स है उसको आप लोग अच्छे से छोटा में जब देखिएगा तो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है। टोटल लंबाई और चौड़ाई को जो गुना करेंगे वही क्षेत्रफल हो जाता है। तो क्षेत्रफल की बात करें भारत का, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सर को रानू कुमार झा का प्रणाम 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 आप लोग को भी। और निश्चित रूप से क्लास से जुड़िए। अपने आसपास जो भी लोग किसी कारण से 1-2 नंबर से हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो रह चुके हैं वो भी जुड़ जाइए। और आपको तो मुझे अब विशेष रूप से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद अनुभव कर लिए होंगे कि हमने जो पढ़ाया। और मैक्सिमम देखिए,
क्वेश्चंस आप खोजते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चंस, तो वो कोई टीचर पढ़ाएगा आपका सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं लड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो बीपीएससी हो चाहे, देखिए कुछ क्वेश्चंस जैसे 100 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस हैं, तो 40-50 क्वेश्चंस आपको सेम पैटर्न या सेम टाइप के भी देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें से मैक्सिमम 80 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, ठीक है। तो जो लोग पढ़े उनको तो पता होगा कि क्वेश्चन सब यही सब से आता है, बशर्ते कि आपको बार बार देखने और याद करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी हम पढ़ा देंगे, सब कुछ समझ जाइएगा, लेकिन एग्जाम में आएगा फिर गलती कर दीजिएगा, तो गलती इसीलिए होगा कि आप बार बार उसको रिपीट नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है और विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है। सबसे एक नंबर पे सबसे बड़ा देश है कोई है तो वो रूस है, ठीक है। सबसे बड़ा देश के रूप में कौन सा है? रूस है, याद रखिएगा। और भारत की जो स्थिति है वो 7वें सबसे बड़ा देश में भारत आता है। पहले इस देश की प्राकृतिक विविधता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके दक्षिण और पश्चिम तट पर उष्णकटिबंधीय वन फैले हुए हैं, तो पश्चिम में थार के मरुस्थल का विस्तार है। अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो दक्षिण पश्चिम जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है वहां पर उष्णकटिबंधीय है, और भारत का मैक्सिमम पार्ट किस कटिबंध में आएगा? उष्णकटिबंध में आएगा। क्योंकि भारत की अगर अवस्थिति देखिएगा, अभी आगे भी पढ़ाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, तो लगभग 30 डिग्री इधर भी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भी इसका जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री के आसपास है। 82.5 डिग्री जो है आपका यूपी का जो है नैना इलाहाबाद जो जगह है मिर्जापुर, वहां से जाता है, जो कि देशांतर रेखा, प्रधान यामियोत्तर रेखा, जिसके माध्यम से समय निर्धारण होता है। तो इसका 15 डिग्री इधर का, चूंकि ये बीच में आएगा 82.5 डिग्री, चूंकि ये टोटल 30 डिग्री है, तो केवल 82.5 डिग्री भी याद है आप तो इजिली निकाल सकते हैं कि भारत की अवस्थिति कितना होगा। 15 जोड़ दीजिए तो इधर 97 पे पहुंच जाइएगा, 15 घटा दीजिएगा तो उधर जो है 67 पे पहुंच जाइएगा। तो इस प्रकार से आप देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लगभग 30 डिग्री का ही अंतर आपका उत्तर से दक्षिण भी है और पूरब से पश्चिम भी। कितने डिग्री अक्षांश रेखा का अंतर है दोनों के बीच में? तो अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री और देशांतरीय विस्तार में भी 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री आपका प्रधान यामियोत्तर रेखा, जिसका की समय निर्धारण भारत में होता है, आगे इसकी चर्चा होगी, ठीक है। तो भारत की विविधता का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ जहां उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, वहीं पे कहीं जो है आपका रेगिस्तान है जहां शुष्क प्रदेश है, कहीं विश्व का सबसे ज्यादा भारी वर्षा होती है, कहीं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो अपने आप में भारत आपको जैव विविधताओं और विविधताओं वाला देश दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो फैलाव है अपने आप में आप देखेंगे कि हर एक प्रकार के यहाँ मौसम भी देखने को मिलता है, हर एक प्रकार की जलवायु भी यहाँ पे उष्णकटिबंधीय है। ऐसे ओवरऑल हम लोग उष्णकटिबंधीय में ही, लेकिन जब जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं समशीतोष्ण कटिबंधीय वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका मुख्य भूमि जो है। अब थोड़ा सा मैप देखिए, मैप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, इस मैप के सहारे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा दिख रहा है आप लोग को? स्पष्ट दिख रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, कुछ स्पष्ट हुआ? चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आप लोग नोट्स भी सामने रखा कीजिए, अगर नोट्स होगा तो मोबाइल में। अभी तो वीडियो देख रहे होंगे, बाद में देख लीजिएगा, मैं बस समझा देता हूँ आपको। मैंने समझाना, समझ जाइएगा तो आप खुद भी समझ लीजिएगा नोट्स देख करके। अब देखिए ये जो स्थिति है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन भारत की जो समुद्री
चूंकि महासागर में भी 12 मील 24 मील तक का जो एरिया होता है वो किसी देश का प्रादेशिक एरिया में ही आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु अगर भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार में जो है आपका इंदिरा पॉइंट, कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। वो 6 डिग्री 4 मिनट पर ही है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर भारत के क्षेत्र में, प्रादेशिक क्षेत्र में, तो वो 6 डिग्री 4 मिनट ही है। लेकिन चूंकि वो द्वीप पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चूंकि भारत का ही पार्ट है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 6 डिग्री 4 मिनट सबसे जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब कैसे याद रहे, दो ही तो याद करना, एक इंदिरा पॉइंट, एक इंदिरा कॉल। तो पॉइंट यानी जो पॉइंट टापू जो है पॉइंट के रूप में दिखेगा। निकोबार द्वीप समूह क्या है, टापू है। तो पॉइंट में समुद्र में आपको दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा हो, तो पॉइंट में है। तो याद रखिएगा पॉइंट से इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वो भारत का सबसे दक्षिणतम प्रादेशिक एरिया में आता है जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पे। लेकिन जो भारत का जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे नॉर्थ, चूंकि भारत है ही उत्तर में तो नॉर्थ से ही नॉर्थ में होगा। ये नहीं कि इधर आप नॉर्थ लिख दीजिए इधर साउथ लिख दीजिए, नहीं। चूंकि भारत का जो वैश्विक स्तर पे जो मानचित्र है भारत का वो नॉर्थ में ही है, तो इसीलिए आपको यहां भी नॉर्थ दिख रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो कई लोग इधर साउथ मार देंगे और ऑप्शन में भी आपको फंसाने के लिए दे देगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लिख देगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो नॉर्थ में ही है, नॉर्थ दोनों तरफ नॉर्थ ही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो इसकी लंबाई है ये 3214 किलोमीटर, कितना है 3214 किलोमीटर। ये कितनी लंबाई है आपका उत्तर से दक्षिण, तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो आपका पूरब से जो पश्चिम है इसकी जो लंबाई है वो आपका 2933 किलोमीटर, कितना है तो 2933 किलोमीटर। तो आप याद रखिएगा जो आपका जो लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, ठीक है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण वाला जो एरिया है वो आपका कितना 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से जो पश्चिम है, पश्चिम से जो पूरब और पूरब से पश्चिम का जो है वो 2933 किलोमीटर ही है। यानी पूरब से पश्चिम थोड़ा कम है और आपका लंबाई जो उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, ठीक है। तो लंबाई आपका कितना है तो 3214 और चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देख लीजिए। ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, से लेकर के 97 डिग्री, चूंकि ये गोलार्ध में पूरब में पड़ता है इसीलिए ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट। अगर कंफ्यूज हो जाते हैं सारे 82 डिग्री को बीच में रखिएगा, 15 इधर जोड़िएगा, 15 इधर घटाइएगा, लगभग वहीं पे रहिएगा, कंफ्यूजन दूर कर लिए। कई बार होता है कि आप भूल जाते हैं, तो 82 डिग्री तो याद रहता है ना कि मानक समय है 82.5 डिग्री। चूंकि 30 डिग्री पूरा ओवरऑल है तो 15 इधर जाएगा, 15 इधर जाएगा, चूंकि बीच वाला ही हम लोगों ने जो है मिर्जापुर का जो है वो भारत का मेन मानक समय माना है। तो हम लोग ये विश्व भूगोल जब पढ़ते तो उसमें भी हमने देशांतर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, अक्षांश रेखा, ये सब के बारे में बताया है। और भारत का जो समय है वो ग्रीनविच जो लंदन का समय है उससे 5.5 डिग्री आगे है, चूंकि भारत पूरब में पड़ता है, पूरब गोलार्ध में पड़ता है। चूंकि भारत की अवस्थिति 82.5 डिग्री पे है, चूंकि 360 डिग्री 12 घंटे में घूमता है, ठीक है। 360 डिग्री जो है पूरा 12 घंटे में घूम जाता है, सॉरी 24 घंटे में, 24 घंटे में ना 360 डिग्री पृथ्वी घूमता है 24 घंटे में। तो 15 एक घंटे में जो है 15 डिग्री घूमेगा, 24 से भाग दे दिए तो 15 डिग्री में 1 घंटा आगे हो जाएगा, पूरब की ओर बढ़ते हैं। तो भारत की स्थिति 82.5 डिग्री है, तो इसको अगर आप 82.5 को 15 से भाग दे देंगे तो 5.5 आ जाएगा। 5.5 घंटा जो है आपका समय क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। चूंकि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है, लेकिन सूर्योदय पूरब में होता है, इसीलिए चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। तो ये सब चीज आपको हमने विश्व भूगोल में पढ़ा रखा है अच्छे से। चलिए अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा भारत का जो वही चीज अभी अब यहां पे लिखा हुआ है। इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, हमारे देश की दक्षिण सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश
के साथ निर्धारित होती है। तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में, उसको यहाँ पे चर्चा किया गया है। फिर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि आपका लद्दाख में पड़ेगा, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन ये पश्चिम भारत के पश्चिम में हो गया। और 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। भारत का सबसे उत्तर बिंदु, अभी तुरंत हमने बताया, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाएगा, जबकि इंदिरा पॉइंट क्या होगा, दक्षिणतम बिंदु, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, तथा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 2004 में सुनामी आने पर यह जो बिंदु था इंदिरा पॉइंट वो जलमग्न हो गया था 2004 में। ठीक है, अब देखिए वही चीज लिखा हुआ, इसके उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, वहीं जो है पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग, स्थलीय सीमा कितना है, टोटल जो स्थलीय भाग है वो 15,200 किलोमीटर है, वहीं इसकी तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। अब कहिएगा ये स्थलीय जो स्थल से जुड़ा हुआ है, जैसे ये बगल का पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है समुद्री वाले पोर्शन से लगभग दुगुना है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लगभग कितना है। तो ये वाला जो स्थलीय भाग वाला जो एरिया है, ठीक है, स्थलीय भाग वाला एरिया है वो आपका कितना है, तो 7500 कितना था, तो यहां पर देख लीजिए लगभग दुगुना है, 15,200 और ये है 7516। ये वाला पोर्शन जो है समुद्र वाला ये आपका 7516 है, और ये वाला जो स्थलीय भाग था वो 15,200 किलोमीटर का क्षेत्र जो है पूरा परिधि कह सकते हैं इसका, यहां से जो स्थलीय भाग का है वो 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं समुद्र तटीय जो एरिया है वो लगभग 7516, ठीक है, 0.6 किलोमीटर, यानी लगभग दुगुना के बराबर, यानी स्थलीय भाग जो है दुगुना है समुद्र तटीय भाग से। ठीक है, टोटल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो आपको तटीय, समुद्र तटीय या महासागर तटीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य जो कि समुद्र तटीय और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसका की ट्रिक हमने बताया था, मित्र पर गमछा झा, ये आप लोग भी पहले से जानते हैं। मी फॉर हो जाता है मिजोरम, त्रो फॉर त्रिपुरा हो जाता है, मिजोरम त्रिपुरा यहाँ पे आ गया। मित्र पर प फॉर हो गया आपका मित्र, प फॉर पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद ट्रिक अभी लिख ही देते हैं, मित्र पर गमछा झार, कई बार लोग भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, झार फॉर झारखंड हो गया, मी फॉर मिजोरम हो गया, मी फॉर क्या हो गया, मिजोरम, त्रो फॉर त्रिपुरा हो गया, प फॉर हो गया पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान हो गया, र फॉर क्या हो गया, राजस्थान हो गया, ग फॉर गुजरात हो गया, म फॉर मध्य प्रदेश हो गया, छ फॉर छत्तीसगढ़ हो गया, हो तो गए 8। ठीक है, झार फॉर झारखंड हो गया। तो ये सारे 8 राज्य से होकर के ये जो है आपका 23.5 डिग्री जो रेखा है वो गुजरता है, जिसको कि हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य में ही आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट भारत का उष्ण कटिबंधीय और हिमालय की जो एरिया है, ऊंचे पर्वत जो उष्ण हवा है उसको रोक लेता है, तो पूरा ओवरऑल उष्ण कटिबंध में भारत पड़ जाता है। इस कारण से तो ये आप 8 राज्य का नाम जरूर याद रखिएगा जो कि कर्क रेखा से होकर के भारत से गुजरता है। ठीक है, और देशांतर रेखा जो है, मानक समय रेखा, जिससे भारत का जो 82.5 डिग्री होकर गुजरता है, वो 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। 5 राज्य में सबसे पहले आप देखिए, ये यहाँ से गुजरेगा तो आपको कौन कौन सा राज्य आएगा, तो ये आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, उसके नीचे आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके नीचे छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उसके नीचे आपका जो है ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है,
तो 5 राज्य से होकर के जो है वो आपका देशांतर रेखा गुजरता है। तो टोटल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको विश्व भूगोल में हमने आपको पढ़ा रखा है अच्छे से, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरता है। ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, उसके बाद भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश में भारत आता है। याद रखेंगे, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। 1 नंबर पे आपका रूस है। ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से वर्तमान में ऐसे अभी नया रिपोर्ट के अनुसार जो विश्व बैंक वगैरह जारी करती है उसके हिसाब से भारत 1 नंबर पे आ गया है, लेकिन भारत का अभी जनगणना चूंकि नहीं हुआ है और भारत की जनगणना होगी उसके बाद क्लियर होगा कि भारत की स्थिति क्या है। हो सकता है भारत 1 नंबर पे आ जाए, लेकिन अभी अगर एग्जाम में पूछे तो 1 नंबर पे चीन को ही बताना है, क्योंकि हम लोग अपनी जनसंख्या अभी होना तो चाहिए था 2021 में ही, 10-10 वर्ष पे होता है 2011 के बाद 21 में, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है किसी कारणवश। जब होगा तो क्लियर होगा। ऐसे भारत की स्थिति अगर वैश्विक जो बहुत सारे रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत 1 नंबर पे आ चुका है जनसंख्या के मामले में। तो अब क्वेश्चन का ऑप्शन पे डिपेंड कर जाएगा। जनरली अभी भारत को 2 नंबर पे ही रखना पड़ेगा जब तक कि भारत की जनसंख्या रिपोर्ट ना आ जाती है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव भारत के 3, हाँ ये भी याद रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी पहले नाम था, पुदुचेरी है, वो भारत का 3 राज्य से होकर के जो है 3 राज्य मिला करके वो जो पुदुचेरी है वो बीच में आता है। कौन कौन से हैं? तो यनम जो उसका क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जो पुदुचेरी मेन रूप से वो तमिलनाडु की सीमा से जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है। इसके अंतर्गत पुदुचेरी, यनम और कराईकल तथा माहे आते हैं। माहे किधर है? केरल में पड़ता है, याद रखिएगा। माहे आते हैं जिनमें माहे केरल है, केरल लिखा हुआ। उसके बाद यनम आंध्र प्रदेश की सीमा और कराईकल जो है तथा पुदुचेरी तमिलनाडु की सीमा में है। यानी 3 राज्य की सीमा मिल करके जो है ये केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी बना है। भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, लेकिन दक्षिण एशिया में बात करेंगे तो भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से 1 नंबर पे दक्षिण एशिया में, पूरा एशिया में नहीं। पूरा एशिया में 1 नंबर पे तो आपका रूस आ जाएगा, रूस भी। उसके बाद चीन आ जाएगा, चीन से छोटा है भारत पूरे एशिया में बात करेंगे तो। लेकिन दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो उसमें भारत सबसे 1 नंबर पे है। ठीक है, एशिया में अगर बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन के बाद दूसरे स्थान पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। यहां पे पहला ही कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया, लेकिन वो ऑप्शन पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा जब आपके एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया वाले जो भी कंट्री है, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसमें आपका जैसे आपका बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, तो उन सब में जो है भारत सबसे बड़ा देश है। एशिया में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन के बाद और दूसरे स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से, चलिए तो हो गया। अगर इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, जो कि हमने आपको दिखाया मैप में, पाकिस्तान है उत्तर पश्चिम में। अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्रफल जो है वो भारत का पीओके का पार्ट है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है जहां से डुरंड रेखा गुजरती है, तो कई बार भारत और पूछ दे तो जनरली ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का है डुरंड रेखा, लेकिन अगर पूछ दे तो थोड़ा सा क्षेत्रफल जो है अफगानिस्तान के साथ भारत का छोटा सा सीमा लगता है। ठीक है, उत्तर में भारत का चीन है। उत्तर में क्या है? उत्तर में जो अगर हम मैप बनाएं, ठीक है, जैसे ये अगर भारत की मैप अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला चीन का एरिया है इस साइड में, इधर आपका पाकिस्तान है, इधर आपका पाकिस्तान है। ठीक है, तो यही चीज है। यहां ऊपर में थोड़ा सा जो पीओके का पार्ट है वो अफगानिस्तान से टच करता है। उसके बाद आपका जो है इधर इस साइड बांग्लादेश आ जाता है और यहां पे आपका नेपाल आ जाता है। ठीक है,
तो उत्तर में चीन, तो चीन भी उत्तर में होगा और नेपाल भी उत्तर में ही होगा। भूटान उसके बगल में, यहाँ पे भूटान आ जाता है। सुदूर पूरब में अगर इधर बात करें, इधर में पूरब में म्यांमार, जो अभी हमने आपको बताया था जिसको बर्मा कहते हैं, तो म्यांमार तथा पूरब में जो है बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, तो भारत का मैप के सहारे फिर से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, आप लोग थोड़ा सा देख ही लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैप दिख रहा होगा, तो ये आपका पाकिस्तान है, ये क्या है आपका पाकिस्तान है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ये क्या है आपका पाकिस्तान है। ये आपका कौन सा है देश है, प्यारा देश बगल का पड़ोसी देश है, नेपाल है। इसके ऊपर ये आपका चीन है, ये यहाँ पे छोटा सा देश भूटान है। ठीक है, ये आपका कौन सा देश है, म्यांमार है। और ये वाला जो देश है, ये वाला जो देश है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये सारे पड़ोसी देश हैं। टोटल कितने पड़ोसी देश हो गए, एक श्रीलंका को भी पड़ोसी ही मानेंगे। ठीक है, मालदीव को भी मान सकते हैं। टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल आपके 8 जो है वो पड़ोसी देश के रूप में हैं। ठीक है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, ये आपका अरब सागर है। दमन द्वीप यहाँ पे पड़ता है, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है। दमन द्वीप और दादर नगर हवेली दोनों को अब एक कर दिया गया है। वहीं आपका पुदुचेरी यहाँ पर जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लक्षद्वीप है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये सारे 8 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ कहिएगा 6 ही पूरा। तो ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 वो भी हो गया, तो टोटल 8 हो गए। तो ये सारे 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अभी वर्तमान में है। चलिए तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ, अगर इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, सबको हमने आपको मैप के माध्यम से बता ही दिया। भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित मन्नार की खाड़ी, जो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो खाड़ी है, ये वाला जो पोर्शन बीच का जो खाड़ी है, उसको हम लोग पाक स्ट्रीट भी बोलते हैं, पाक जल संधि भी बोलते हैं, या पाक जल डमरू मध्य भी। पाक लिखा है, कई लोग पाकिस्तान मार देते हैं, लेकिन वो भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखिएगा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी वहीं पर है। चलिए किधर गया, मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल डमरू मध्य इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करता है, भारत और श्रीलंका को। भारत के 18 राज्य, संघ शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। टोटल 18 जो राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश दोनों मिलाकर के वो पड़ोसी जो देश हैं, जो 8 पड़ोसी देश हैं, उससे सीमा साझा करता है। विभिन्न देशों के मध्य सीमा रेखाएं भी पूछ देता है कई बार। तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है, याद रखिएगा। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है। ठीक है, उसके बाद डूरंड रेखा है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, चूंकि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बगल में आता है। त्रिपुरा बांग्लादेश शून्य सीमा रेखा है, यानी जो त्रिपुरा है वो बांग्लादेश को चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, 3 ओर से, एक भाग स्थल भाग तो भारत में ही होगा, 3 ओर से जो है त्रिपुरा को बांग्लादेश घेरे हुए। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा राज्य है जिसको तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा है। ठीक है, उसका नाम है शून्य सीमा रेखा। ठीक है, चलिए अब भारत का मानक समय, अभी तुरंत हमने बताया भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री है। चूंकि भारत जो है किस गोलार्ध में है, तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में तो है ही। ठीक है, अगर बात करें देशांतरीय विस्तार का, अगर ये पूरा वर्ल्ड मैप बनाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन जो बीचों बीच है, तो भारत चूंकि यहाँ पे पड़ता है तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो भारत देशांतर रेखा के पूरब में पड़ता है।
और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है उससे 82.5 डिग्री दूरी पर है, जो इलाहाबाद का मिर्जापुर जगह है। भारत में एक ही मानक समय है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मानक समय आपके रूस में है, 11 मानक समय है। 6 मानक समय जो है आपका यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो मानक समय समय निर्धारण के लिए होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत का चूंकि अवस्थिति अगर देखा जाए पूरब से पश्चिम में 30 डिग्री का है, तो समय का भी अंतर 2 घंटे का होगा। अगर पूरब में किबूथी एक जगह है, सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, वहां अगर 5 बज रहे होंगे शाम में, तो वहीं गुजरात में उस समय जो है यहां 7 बज रहे होंगे तो यहां 5 ही बज रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका अंतर है। लेकिन भारत में चूंकि समय एक ही है, एक ही मानक समय है, इसीलिए समय का घड़ी देखिएगा दोनों एक ही जगह है। लेकिन दोनों का जो है मतलब यहाँ पे सवेरा जो है 2 घंटा पहले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 घंटा बाद में होगा गुजरात में। लेकिन चूंकि मानक समय एक ही है तो समय दोनों में एक ही रहता है। लेकिन अगर अंतर देखा जाए अवस्थिति के अनुसार तो 2 घंटे का अंतर होना चाहिए था। लेकिन भारत में एक ही मानक समय है फिलहाल अभी, जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से है, तो इसीलिए जो है वो आपका समय एक ही है। लेकिन 2 घंटा पहले जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा पश्चिम वाले राज्य की अपेक्षा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। सबसे जो ये पश्चिम वाला जो गुजरात का एरिया है, कच्छ का रन गुजरात पड़ता है। ठीक है, कच्छ का रन सबसे बड़ा जिला भी है भारत का, वो सबसे पश्चिम में पड़ता है। कच्छ का रन सबसे बड़ा जिला भी है, याद रखिएगा, कच्छ का रन गुजरात। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए 82.5 डिग्री यहाँ पे 82.5 कर लीजिएगा, परसेंटेज पता नहीं मिस्टेक हो गया। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पूरे देश का मानक समय माना गया है। कैसे माना गया है, क्यों माना गया है, ये आपको हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से समझा रखा है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, या इलाहाबाद में एक नई जगह है वहां से भी कह सकते हैं। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। किसका? इलाहाबाद का, जो मिर्जापुर का है। भारत की अवस्थिति ग्रीनविच जो लंदन में है उसके पूरब में है होने के कारण यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। वो आपको हमने समझा रखा है क्यों रहता है 5.5 घंटा आगे। चूंकि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, तो पूरब दिशा में जाने पर अभी पता है हमने 360 डिग्री, चूंकि 24 घंटे में घूमती है तो 1 घंटे में 15 डिग्री। तो चूंकि भारत की स्थिति ग्रीनविच से 82.5 डिग्री है तो 15 से भाग दे दिए तो 5.5 घंटा हो गया। तो 5.5 घंटा हम लोग जोड़ देते। अगर ब्रिटेन में 5 बज रहा होगा तो भारत में 10:30 बजे, 5 बजे अगर सुबह होगा तो 10:30 बजे दिन भारत में रहेगा उस समय। ठीक है, तो चूंकि समय आगे है तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आप पहले से भी जान ही रखे हैं और फिर समझ गए होंगे। यामयोत्तर रेखा जो भारत से होकर के गुजरती है, अभी तुरंत हमने आपको दिखाया मैप के माध्यम से। ये जो यामयोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री, ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये देखिए, ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, उसके नीचे आपका मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट लिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ लिया, उसके बाद आपका उड़ीसा लिया, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश लिया। ठीक है, तो टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है यामयोत्तर रेखा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से गुजरेगी ही, क्योंकि मिर्जापुर ही उत्तर प्रदेश में है। उसके नीचे मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, उसके नीचे छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, उसके नीचे उड़ीसा से भी होकर गुजरती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तेलंगाना नहीं है। ठीक है, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। तो टोटल 5 राज्यों से यामयोत्तर रेखा। अब कहते हैं पूरा नोट्स कब देंगे भूगोल का? भाई नोट्स तो किताब तो मार्केट में 100 किताब है, नोट्स तो मैं दे रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी पहले से भी नोट्स डाला हुआ है, आपको सारा मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। ये भारत का भूगोल जो 1 से 2 दिन में आपको दे दिया जाएगा प्रिंट कराने के लिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मत प्रिंट करा लीजिएगा, ये चूंकि पढ़ाने के लिए ये ग्रीन पेज पीछे, चूंकि अगर व्हाइट करेंगे ना तो वो आपको दिखेगा नहीं अच्छे से, इसलिए इसका ग्रीन या थोड़ा डीप कलर डाला जाता है। ब्लैक दे रहे थे तो कई लोग बोले सर ब्लैक से अच्छा ग्रीन ही रहता है, तो ग्रीन हमने कर दिया, लेकिन मुझे ब्लैक ही थोड़ा सही लग रहा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, आप ही लोग की बातों को मानते हैं,
तो यहाँ पर जो है बस स्पष्ट दिखने के लिए, तो इसको प्रिंट मत कराइएगा, प्रिंट कराइएगा तो जो प्रिंट जो करने वाला होगा ना उसको घाटा लग जाएगा, क्योंकि ये भी इंक ले लेगा ना ये पोर्शन। ठीक है, मैं आपको खुद जो है पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट फॉर्मेट करने के लिए मैं दे दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और रेगुलर क्लास करते रहिए। देखिए मेन यहाँ पे आते हैं तो सीखिए, और अभी लास्ट में ऑब्जेक्टिव सेट अगर टाइम मिलेगा तो करवाएंगे। ठीक है, तो उसको बनाइएगा तो आपका जो है देखिएगा कितना मजा आता है। चलिए यही इतना ही रहने देते हैं। ये आपका थ्योरी का पोर्शन था जो कि मेन रूप से पूछा जा सकता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका यहां से स्टार्ट हो गया, भूगर्भिक संरचना। थोड़ा सा इसमें जो है एक सीमा वाला देख लीजिए, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। भारत के पड़ोसी देश की सीमा और उसकी लंबाई अवरोही क्रम में, तो सबसे ज्यादा लंबा सीमा जो है वो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद टीआरई में, बांग्लादेश के साथ है भारत का, वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ सीमा है 4096.7 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा कोई पड़ोसी देश है जिससे सीमा है तो वो है आपका बांग्लादेश। कौन कौन से 5 राज्य हैं वो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल अभी तुरंत हमने बताया था, तो मैप के सहारे ये सब देखिएगा। उसके बगल मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, ये सारे बांग्लादेश से संबंधित सटे हुए राज्य हैं। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर के बांग्लादेश का सीमा है और 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबा सीमा इसी देश के साथ है। दूसरा है आपका चीन। चीन के साथ भारत का जो सीमा रेखा है वो आपका कितना है, 3488 किलोमीटर। लद्दाख वाला जो ऊपर वाला एरिया उसको लेकर के नीचे जाइए, हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे सिक्किम और उसके नीचे अरुणाचल प्रदेश तक आपका फैला हुआ है। टोटल 5 राज्यों के साथ चीन का भी सीमा है 3488 किलोमीटर का। उसके बाद है आपका पाकिस्तान का पंगू राज्य, याद रखिएगा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है, 4 राज्य से होकर गुजरता है। नेपाल का 1751 है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये 5 राज्य से होकर के जो है नेपाल का भी सीमा है। म्यांमार का उधर जो भी आना मम्मी वाला याद रखिएगा, आना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, आना मम्मी वाला म्यांमार से है। ठीक है, भूटान से है आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो 4 जो राज्य हैं भारत के वो भूटान के हैं, 699। सबसे छोटा सीमा 106 किलोमीटर का अफगानिस्तान का है, वो पीओके का पार्ट है इसे, लेकिन फिर भी 106 किलोमीटर सबसे छोटा सीमा अगर पूछेगा तो अफगानिस्तान ही मारिएगा, लद्दाख में है, मात्र एक राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में ये भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक दिन में नहीं सारा पढ़ा देंगे जो आप लोग जो है दिमाग ही आपका हैंग कर जाए। ठीक है, तो इसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्य को ही आपको बताया है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। कुछ अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशंस कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि जो आपके एनसीईआरटी आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो आपका इजीली बन जाए। ठीक है, ये तो नहीं है, ये बिहार वाला खुल जा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कौन सा है। तो ये तो नहीं है, जियो पार्ट 1।
चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बनाइए आप लोग, तो तेजी से बनाइए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, तेजी से बनाइए, जरा तेजी से बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। चलिए हम साइड हट जाते हैं। चलिए तेजी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत की भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है। तो हमने बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। नहीं, बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, बहुत लोग दिए हैं जवाब। चंदन कुमार। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आपको यही सब टॉपिक आसान लगेगा। जब अभी आप पढ़ लिए तो अब ये आसान हो गया आपके लिए। अब क्या हो गया, आसान हो गया। चलिए बताइए, वह कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। बताइए बताइए, तेजी से बताइए। बताए थे 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ये सब सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, जो मैं थ्योरी पढ़ा दिया उससे आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछता भी नहीं। चलिए अब बताइए, तेजी से बताते चलिए। अब आपको आसान लग रहा होगा, यही चीज अब आपको आसान लग रहा होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,86,263 वर्ग किलोमीटर। तो शॉर्ट में दिया है, पूरा नहीं लिखा है और पूरा देगा भी नहीं, आंसर वहाँ एग्जाम में भी पूछेगा। और आज बीपीएससी का जो है री एग्जाम हुआ, क्वेश्चन इतने आसान पूछे गए हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा क्वेश्चंस। क्लास के लगभग अगर देखा जाए तो लगभग सब क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स के क्वेश्चंस होंगे एकदम। आप लोग भी देख के कहिएगा कितना आसान, इससे टीआरई के एग्जाम से तो आसान जो है कमीशन का एग्जाम हो गया है। आप देखिएगा क्वेश्चन, सारे बेसिक क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए। क्या मजाक हो रहा है बीपीएससी के साथ, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग जरूर देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। जैसे हमने 17वीं बीपीएससी कराया, उसी का री एग्जाम हुआ है आज। क्वेश्चन देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, अब कैसे रिजल्ट निकालेगा आयोग जानेगा। चलिए ठीक है, आप लोग जरूर क्वेश्चन देख के बनाइएगा। ठीक है, अभी जो री एग्जाम हुआ है उसका। चलिए अभी अभी तुरंत बता दीजिए, अभी तुरंत हमने बताया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सब लोग सही बना रहे। चलिए बताइए, सबका सी ही आंसर आ रहा है। नहीं, तुक्का भी लगा के आ जाइएगा तो बीपीएससी पास कर जाइएगा। कई लोग का 40 नंबर पे भी हो गया बीपीएससी में। ठीक है, तो वो लोग बहुत ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, बगल के लोगों को, कि हम ऐसे किए, रात रात भर पढ़ाई करते थे, ये करते थे, वो करते थे। हम तो कहते हैं हमको क्वेश्चन नहीं दो, हम कलर कर देते हैं। अगर 45-50 से कम नंबर आ गया हमको तो जो कहो। ठीक है, 40 नंबर लाने के लिए बीपीएससी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस 2-4 प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, कलर करने का केवल, कि किसका आंसर कितना मैक्सिमम आंसर कौन सा जो है सेट मतलब जाता है ज़्यादा। ठीक है, सी और डी कोई भी एक चूज कीजिए, मारिए, 40-45 नंबर आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो कई लोग ज्ञान देते मिलेंगे तो उन सब लोगों से दूर रहिए। ठीक है, उन लोगों को
भाग्य से कहिए, किस्मत के धनी थे, हो गया। बिना पढ़े लिखे भी कई लोग का हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि सबका हो जाएगा, और उनसे ज्ञान लेने की आवश्यकता भी आपको नहीं है, क्योंकि बहुत बात है। बीपीएससी जो होता है वो सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, चाहे कमीशन हो चाहे यहाँ हो। अब थोड़ा सा हटाया है, चेंज किया गया है। तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं, बीपीएससी में सब्जेक्ट का रिजल्ट होता है, ठीक है। अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके कट ऑफ 40-45 ही जा रहे हैं महिला में, या 50 जा रहा है पुरुष में। और कोई सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसमें 90-100 चला जा रहा है। सारे टैलेंटेड लोग वहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो जिनका 40-45 पे हो गया उन 100 नंबर वाले को उनसे ज्ञान लेने की आवश्यकता है, बिल्कुल ना ले। अगर आप ले रहे तो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, उसको तो कुछ आता जाता है नहीं, भगवान भरोसे हो गया तो आपको भी ज्ञान देगा। तो उन लोगों से दूर रहिए, ठीक है। नौकरी हो जाना ये अलग बात है, और नॉलेज हो जाना ये अलग बात, ठीक है। बिना पढ़े लिखे भी बिहार में बहुत लोग को नौकरी हो गया शुरू से ही शिक्षा विभाग में, ठीक है। तो इसलिए अपना कंपैरिजन वैसे लोगों से ना करें। चलिए, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है मैकमोहन लाइन, याद रखिएगा। अच्छा, ये बता दीजिए, अभी तुरंत हमने चर्चा किया था मैप में, बता दीजिए अभी तुरंत। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? तेईस बताइए, अभी तुरंत चर्चा किया था जब लक्षद्वीप के नीचे बता रहा था मैं। कौन सा देश है बताइए? उसके भी नीचे है मालदीव। मालदीव जो है उसके श्रीलंका तो दक्षिणतम सटा हुआ ही है ना। भारत का पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में जो स्थित है पड़ोसी देश, इनमें से वो आपका मालदीव है, याद रखिएगा। वो आपका कौन सा है? मालदीव है। श्रीलंका तो दक्षिणतम देश है, लेकिन सबसे दक्षिणतम मालदीव, याद रखिएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज कराएगा, जैसे अभी गलती किया ना वहां भी गलती करेगा लोग जो नहीं पढ़ के जाएगा। चलिए, इसमें से है वह कौन सा कथन सही है? भारत का दक्षिण भाग गोंडवाना भूमि का एक खंड है। ये तो आपको बताए थे कि भारत का जो है गोंडवाना का ही पार्ट है भारत। लोरेशिया, पेंजिया, ये सब गोंडवाना, ये सब बताए थे विश्व भूगोल में, ठीक है। दक्षिण भारत की अधिकतर चट्टानें रूपांतरित हैं। दक्षिण भारत की दक्षिण पठार का औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? तो भारत जो है, भारत का दक्षिण भाग है वो गोंडवाना भूमि का ही खंड है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, 7 का सी बोल रहे हैं, 1 से डी, 1 से अधिक। दक्षिण पठार की ऊंचाई इसे 400 के आसपास तो है, लेकिन 900 मीटर तक हो सकता है। अभी चूंकि पठार हमने पढ़ाया नहीं है तो एग्जैक्ट डाटा मेरे पास, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, क्या है मैं देख लेता हूं। हो सकता है डी भी जा सकता है, इसका आंसर 1 से अधिक वाला जा सकता है। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया है, ठीक है। क्योंकि पठार वाला जो है मुझे अभी ऊंचाई थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। सात का डी है, 1 से अधिक, ठीक है, 1 से अधिक वो सही होगा। तो आप लोग बना सकते हैं, अब कोई वैसा है नहीं, ठीक है, अब बनाइएगा। सब नहीं बनेगा चूंकि ये सब अब अभी मैदानी या भूगर्भिक संरचना वाला भी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो सारा क्वेश्चंस नहीं बनेगा आपसे। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? अभी तुरंत चर्चा किया था हमने, राजस्थान में, ठीक है। तो अरावली के किधर होगा? पश्चिम साइड में, पूरब में नहीं। अरावली के किस साइड होगा? पश्चिम साइड में, ठीक है, पूरब में नहीं होगा। पूरब में वर्षा होती है, तो अरावली के पश्चिम साइड में थार मरुस्थल होगा। भारत के उत्तरी मैदान का पूरा पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर? ये सब फिर आपका मैदानी एरिया पढ़ाएंगे। 9 क्वेश्चन ही
जो पहला चैप्टर था उससे रिलेटेड था ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आगे फिर जब भूगर्भिक संरचना, प्लेट्स, ये सब बताएंगे तो अच्छे से ये सब जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो वो सब दूर हो जाएगा। तो पढ़ाने के बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे तो इजीली बनेगा। जो 8-9 क्वेश्चन थे वही आपके यहाँ पे इससे संबंधित थे पहले चैप्टर से, ठीक है। ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर है ना 9th क्लास का या 10th में आप देखेंगे, 9th में ही है, तो उसका ही ये सब सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये पड़ोसी देश और जो भारत की स्थिति है उसके बारे में हमने आज का क्लास लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इतना भी करके जाएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट जब ज्योग्राफी का क्लास होगा तो उसमें आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।